पाकिस्तान और तुर्किया ने दो तरफा तिजारत के लिए $5 अरब तक बढ़ाने के अज़्म का इरादा किया है और ये कहा जा रहा है कि पाक तुर्किया बाहमी तिजारत से पाकिस्तान को मुआशी लिहाज से काफ़ी फ़ायदे मिलेंगे। इस मामले पर बात करते हैं। डॉक्टर इकरामुल हक माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि अब ये जो कहा जा रहा है कि तकरीबन $5 अरब तक बढ़ाने के अज़्म का इरादा किया गया दो तरफा तिजारत को, किस तरह से मुआशी लिहाज से हम इससे फ़ायदा ले सकते हैं? बहुत शुक्रिया। जंग के बाद अब ये फैसला किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा तिजारत पाकिस्तान, ईरान, तुर्किया और कतर भी इसमें, कुवैत भी, और आप देखिएगा सऊदी अरेबिया, और फिर ये मिलकर जैसे पाबंदियाँ और नरम होंगी, ईरान के ज़रिए भी ये रास्ता जो हमारा पुराना RCD होता था उसको बेहतर करेंगे। पाकिस्तान इससे बहुत फ़ायदा उठा सकता है क्योंकि जंग शुरू होने से पहले आपको याद होगा कि ईरान के वफ्द ने भी पाकिस्तान के जो हमारी फेडरेशन थी उसके साथ कराची में 10 बिलियन का एक MOU किया, मगर फिर जंग शुरू हो गई। तो अब ये आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा तजारती तल्लुकात बढ़ेंगे और पाकिस्तान को अगर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया हो, रेलवे को और दूसरी चीज़ों को, तो बहुत फ़ायदा होता। जैसे हम तेल भी ले सकते थे ईरान से और मिल भी जाएगा, मगर हमारी रिफाइनरीज को अपग्रेड नहीं किया गया कि वो उस तरह की चीज़ों को हैंडल कर सकें। और ईरान की अभी रिफाइनरीज भी काफ़ी नुकसान के बाद इस पोजीशन में नहीं है कि हमें फाइनल जो रिफाइंड पेट्रोल है दे सकें और फ्यूल प्रोडक्ट्स दे सकें। मगर ये मसाइल भी जल्द हल हो जाएंगे और आप देखेंगे कि फिर ये तुर्किया के साथ और पुराना जो हमारा ईरान के साथ और फिर वहाँ से तुर्किया के साथ एक रास्ता और एक तंजीम बनी थी RCD, बल्कि उसके तहत तो एक एयरलाइन भी वजूद में आई थी और अब ये दोबारा से इसका रिवाइवल होगा। डॉक्टर साहब, दो चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा। एक, जैसे कि आपने तेल का जिक्र किया, तो सर इसमें ख़बरें तो ये भी हैं कि एक तो सऊदी अरब जो है वो ग्वादर में जो ऑयल रिफाइनरी लगाने में इंटरेस्टेड है, उसमें कहा जा रहा है कि ईरानी तेल भी रिफाइन हो सकेगा। दूसरा, ईरान की तरफ से भी इस तरह की कोई पेशकश की गई है कि पाबंदियाँ ख़त्म होने की सूरत में वो पाकिस्तान में एक रिफाइनरी लगा सकता है। एक तो ये चीज़, और दूसरा सर, अली परवेज़ मलिक साहब जो कि वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम हैं, उन्होंने कहा कि तेल और गैस की तलाश के लिए 178 फाल लाइसेंसेस जो हैं वो जारी किए जा चुके हैं। तो सर ये दोनों चीज़ें अगर मिला के देखें तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तानी अवाम को, मुझे, आपको, आम पाकिस्तानी को ये खुशखबरी जल्द मिल सकती है कि पाकिस्तान में भी तेल और गैस सस्ती होगी? यकीनी तौर पर देखिए, गैस का तो कोई बड़ा मसला नहीं है। वो तो ईरानी अपनी साइड से, जब ईरान, पाकिस्तान और इंडिया शुरू में IPI के नाम से बनी थी और फिर इंडिया ने बाद में अमेरिका के प्रेशर में वो ख़त्म कर दिया, तो ईरान तो हमारे बॉर्डर तक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ले आया। आगे हमने ही सिर्फ ज्वाइन करना था और वो बड़ी आसानी से हो सकती है। तो गैस में तो मुझे कोई शक नहीं है कि ये तो आप समझिए कि अगले साल के शुरू में ही हम उनसे पाइपलाइन के ज़रिए गैस का हमें मसला हल हो जाएगा और वो बहुत सस्ती भी होगी और हमारी ज़रूरियात को भी आने वाले सालों में पूरा करेंगी। और दूसरी तरफ जहाँ तक इसकी रिफाइनरीज का मामला है, ये भी इन्वेस्टमेंट जो है, बहुत पहले भी ये बात हुई थी कि सऊदी अरेबिया वहाँ शुरू करेगा, मगर बाद में ये जंगी हालात की वजह से उसमें तातुल हुआ, मगर वो भी अनकरीब शुरू होगा। और ईरान के लिए तो मुश्किल नहीं है कि वो हमारी ऐसी जगहों पे भी रिफाइनरी कर सके जहाँ से हम बराह रास्त फिर पाइप के ज़रिए, क्योंकि उनकी तो हमारी इलाकाई सरहदें भी ऐसी हैं कि हम पाइप के ज़रिए भी ला सकते हैं पैटर्न, और उसमें हमें बहुत सी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी बचेगी। तो जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में किया था कि ये जो सिलसिला आखिरी क्वार्टर इस साल से शुरू होगा, तो अगले साल के हम मिड तक देखेंगे कि पाकिस्तान में नई इन्वेस्टमेंट्स भी आ जाएंगी और इसके साथ साथ पाकिस्तान अपनी ट्रेड भी बढ़ाने में कामयाब होगा और इंशाल्लाह ताला फिर हम तरक्की की राह पर निकलेंगे। तो आएगी। मुझे इस बारे में बताइएगा कि सऊदी अरब, पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव फोरम, पाकिस्तान इन्वेस्टर्स फोरम और दीगर पाकिस्तानी बिजनेस और इन्वेस्टर फोरम्स ने एक याददाश्त के तहत मुश्तरका तौर पर मिलकर काम करने के हवाले से जो है एक मुआहदा किया है। इस बारे में बताइएगा, इससे पाकिस्तान मुआशी लिहाज से किस तरह से फ़ायदा उठा सकता है? जी, यकीनी तौर पर मैं पहले कर रहा था कि असल काम तो प्राइवेट सेक्टर में
दोनों तरफ से जब वादात होते हैं, करना तो उन्होंने होता है, गवर्नमेंट तो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी चीज़ों में फैसिलिटेट ही कर सकती है। और ये ऐसा वादा जो था वो हमारी फेडरेशन जो थी ट्रेड की सबसे बड़ी और इंडस्ट्री की जो कराची में है, उनके साथ बराह रास्त रानी जो थे वो आकर मिले थे और बातचीत हो भी गई थी, मगर जैसे जंग की वजह से हुआ। अब भी ये दो तरफा तल्लुकात, चाहे हम चीन के साथ अपनी ट्रेड बढ़ाएं, ईरान से या तुर्किया के साथ, तो वो उस पर प्राइवेट सेक्टर ही आगे आएगा। गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली उसमें आपकी मदद कर सकती है कि दोनों तरफ के और अपने यहाँ हालात ठीक करें, क्योंकि अभी भी मुझे शक है कि जो हमारी टैक्स की इस दफ़ा भी शरह है वो बहुत हाई है, जबकि इस इलाके में बाकी जगह टैक्स की जो कंपनियों की शरह बहुत कम हो चुकी है। और बिला वजह अभी IMF के दबाव में हमने सुपर टैक्स को ख़त्म नहीं किया है। तो अगर हम अपने टैक्स की ज़रा बेहतर कर लें, वसील बुनियाद कर लें और टैक्स रेट कम कर दें, तो फिर तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ सकती है। एक बड़ी वजह जहाँ इन्वेस्टमेंट ना आने की ये भी है कि FDR ने बिला वजह अपनी नालायकी से और अपनी बुरी कारकर्दगी से पूरी लोगों से टैक्स लिए चले जा रहे हैं जो टैक्स दे रहे हैं, और इतना पैसा बाहर से लेने के बावजूद भी अपनी जो बेस है, जिसे हम कह सकते हैं बुनियाद को वसी नहीं कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि हालिया दिनों में सोने की कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव देखने में आ रहा है। यकदम सोना काफ़ी सस्ता हो गया, फिर एकदम से इसकी कीमतों में दोबारा बड़ा इजाफा हो गया। तो आप क्या देखते हैं, तेज़ी से ये कीमतों की कमी बेशी की वजूहात क्या हैं? देखिए, सोने का मसला ये है कि अब स्पेकुलेशन तो इसमें होती है, मगर एक बहुत बड़ी वजह ये है कि डॉलर के मुकाबले में अब तो चाइना ने बहुत ज़्यादा सोना हासिल करना शुरू किया है, क्योंकि ये जो कागजी ज़खायर होते हैं, ये तो एक उनकी गेम थी कि वो बजाय सोने को स्टैंडर्ड रखने के, फिर उन्होंने कागजी जो मनी थी उसको आगे ले आए। रिजर्व बैंक जो था अमेरिका का, उसने ये शुरू किया। अब ये जो बहुत ज़्यादा जब चाइना इसको खरीद रहा होता है, डिमांड एकदम से सप्लाई में फ़र्क आता है तो कीमत ऊपर जाती है। बहुत कम लोगों को ये अंदाज़ा है कि चाइना अब बहुत बड़े ज़खायर हासिल कर रहा है सोने के। और फिर ये जो वर्ल्ड की मार्केट है, इसमें ये तौर चौर जंग की वजह से भी होते हैं। जब लोग देखते हैं कि अनसर्टिनिटी है और हालात ऐसे हैं, तो लोग चाहते हैं कि हम उसमें सोना खरीद के उसको फल में रख लें। और जाहिर है, जब फिर आप किसी 1-2 हफ्ते में देखते हैं कि डिमांड जो है वो कम रह गई है, सप्लाई ज़्यादा है, तो फिर कीमतें नीचे आ जाती है। मगर इसका कोई ख़ास इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है उस पर असर नहीं पड़ता। ये तो वो लोगों के पास ज़्यादा अनटैक्स पैसा होता है जिससे वो ये चीज़ करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जहाँ CPEC के हवाले से और जो गैर मुल्की फाइनेंसिंग के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं, वहाँ एक खबर ये भी मिली है कि जो कराची से पेशावर तक CPEC में एक मंसूबा शामिल था, रेलवे लाइन का ML1 जिसे कहा जा रहा था, ये खबर आई है कि वो अब CPEC में शामिल नहीं रहा, बल्कि उस पर चीन के साथ फाइनेंसिंग की डील मुकम्मल नहीं हो सकी। तो सर, आप क्या समझते हैं कि ये मामला तय ना होना, ML1 का इस तरह से रुक जाना, आप क्या समझते हैं इससे माशी तौर पे क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, ये तो बहुत पहले से मैं लिख भी रहा था और बात भी कर रहा था कि हमें पहले तो सबसे इंफ्रास्ट्रक्चर ही ठीक करना चाहिए था। उस वक्त ये 2 बिलियन के अंदर ना सिर्फ पेशावर, बल्कि आप देखिए कराची से पेशावर तक की रोड ML2 भी बन जाती, मगर अब वो चूँकि बहुत ज़्यादा उसकी कॉस्ट बढ़ गई है, तो चाइना के साथ जब बात नहीं, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक से पाकिस्तान ने अब रब्ता किया है। और इसमें बहुत बड़ी खराबी जो थी वो IMF ने भी पैदा की, ये कह कर के चूँकि आपके पास रिजर्व नहीं है और आप हमसे पैसे लेकर चाइना को देते हैं, इस तरह की फजूल बातें भी उन्होंने शुरू की थी। अब तो पाकिस्तान के रिजर्व भी बेहतर हो गए हैं और उम्मीद है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से इसको फंड मिल जाएगा और इसको कोई और ताख़ीर किए बगैर, अभी भी हमने बहुत फ़क्र ज़ाहिर किया है। आपने ये बहुत अच्छा नुक्ता उठाया है कि ML1 तो जब नहीं होगी तो गवादर किसी ने चीज़ें उतारना तो मसला नहीं है, उनको नीचे ला कर फिर आपने सेंट्रल एशिया तक भी और फिर आगे यूरोप तक भी लेके जाना है। तो चीन जो है वो तो जाहिर है कि अपने लिए उनको कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता चीज़ों का, मगर हमने तो ये देखना है कि क्या हम इसको ईरान के रास्ते भी, जो हमने पिछली दफ़ा जिक्र किया था कि चूँकि अब अफगानिस्तान का रास्ता बंद है, तो ईरान के रास्ते से अगर ये ग्वादर से ऊपर हम लेकर जाएं तो इससे पोर्ट को भी बहुत जल्दी जो है वो तरक्की मिलेगी। अब ये सारा डिपेंड करता है कि पाकिस्तान के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने आगे ये बहुत
खराबियां पैदा की हैं। और ML1 जब बन जानी चाहिए थी शुरू में, उस वक्त चाइना हमें बहुत सस्ता लोन भी देने को तैयार था, और अब हम एशियन डेवलपमेंट बैंक से उससे डबल कीमत पे लेने को तैयार हैं। तो इसमें बिल्कुल अच्छी तरफ हमें सोच समझकर इसको बहुत जल्द शुरू करना चाहिए। और इंशाल्लाह अगर ये ML1 और ML2 हम बना लेते हैं तो फिर हमारे लिए गवादर को पोर्ट को चलाना, और फिर इसका बहुत अच्छा असर कराची और बिन कासम पर भी होगा, क्योंकि जब लाहौर तक के ट्रेन और फिर यहाँ से पेशावर जाएगी तो ज़्यादा माल की जो नकलो हमल होती है, इम्पोर्ट के बड़े माल की, वो रेल के जरिए आज दुनिया में होती है। ये ट्रकों के जरिए नहीं हो सकती है, क्योंकि ट्रेन ही इसको जो है वो कैटर कर सकती हैं। तो हमें भी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए।